आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्स होता क्या है कि हमारी बॉडी कुछ भी फील करती है, हम किसी को टच करते हैं तो अचानक से फील करती है कि हाँ हमने किसी चीज़ को टच किया है। इसमें क्या होता है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स, उनमें कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, उनमें क्या होता है, कुछ केमिकल घटनाओं से होती है और कुछ फिजिकल घटनाओं से होती है। केमिकल मतलब कोई केमिकल के आने से हुआ, फिजिकल मतलब हमने फिजिकली किसी चीज़ को टच किया या महसूस किया, उससे हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे फर्स्ट आती है इसमें, अगर हम नर्व इम्पल्सेस देखें तो फर्स्ट स्टेज इनकी होती है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज सबसे पहले जो हमारे नर्व्स होती हैं उनकी इम्पल्सेस रेस्टिंग फेज में होगी, जब हम कुछ भी फील नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो जब ये रेस्टिंग फेज में है तो इनमें क्या होता है, जैसे हम एक एक्सोन ले लेते हैं, उसके पार्ट को जूम करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो सेल वॉल थी उसके बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि अगर हम इनका विभवांतर नापे जब ये रेस्टिंग फेज में है, जैसे ह्यूमन का ही ले लिया, ह्यूमन का अगर हम विभवांतर देखें तो नेगेटिव में आएगा, कुछ 60 मेगावोल्ट, मतलब वो नेगेटिव में, क्योंकि ये उस टाइम पोलराइज्ड होता है। पोलराइज मीन्स रेस्टिंग फेज में। इनमें अंदर वाले जो ऋणायंस हैं वो अधिक होते हैं और बाहर वाले जो धनायंस हैं वो कम होते हैं अंदर की कंपैरिजन में। इनमें क्या होता है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं रेस्टिंग स्टेज में जब रहते हैं तो ये पोलराइज्ड होते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आंतरिक सतह में नेगेटिव चार्ज अधिक होता है। अब हम देखें, ये देख लिया कि जब हम इसके चार्ज को मापते हैं, उसके विभवांतर को देखते हैं तो नेगेटिव आता है, जैसे कि सबसे फर्स्ट में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ही ज़्यादा तो नेगेटिव ही आएगा। और इनमें क्या होता है, ये अधिक क्यों होते हैं अंदर वाले चार्ज नेगेटिव, क्योंकि इनमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीज। कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, इनका पंप होता है, जिनकी वजह से अंदर का चार्ज जो है नेगेटिव अधिक होगा और बाहर वाला पॉजिटिव कम होगा। यहाँ तक बता दिया, बाहर पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा हो गया। अब इनमें जो चार्जेस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि बाहर की तरफ Na+ एंड Cl-, और अंदर वाले में होगा Na+, Cl-, K+ एंड A-। ये जो होते हैं, ये वाले होते हैं अंदर की तरफ ज़्यादा, मोर इनसाइड, और ये जो होते हैं वो लेस, अंदर की तरफ कम होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो ये A+ बताया गया है, ये क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एनाइंस होते हैं, और जो ये एनाइंस होते हैं ये क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन है इससे बाहर की तरफ नहीं जा सकते, मतलब ये नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं। बाकी सारे जो Na+, K+ एंड Cl- है, ये सारे क्या करते हैं, न्यूरॉन मेम्ब्रेन से होके डिफ्यूजन द्वारा बाहर जा सकते हैं, मतलब ये डिफ्यूजिबल होते हैं। A+ तो नॉन डिफ्यूजिबल हो गया और बाकी ये सारे अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इनमें क्या होता है, कुछ मतलब चैनल्स लगे हुए होते हैं जिससे कि ये अंदर बाहर आने का कार्य करते हैं। ये जो चैनल होते हैं कुछ सेंसिटिव सोडियम चैनल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, टच करने पे Na+ गेट को ओपन कर देते हैं। जब ये Na+ गेट ओपन हो जाएगा तो इनमें क्या होगा, यहाँ पे जो गेट लगा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं मैकेनोसोडियम गेट, वो किसी भी चीज़ को अगर हम टच कर रहे हैं, ये टच किस टाइम होगा,
पहले तो रेस्टिंग फेज थी जिसमें सारे चैनल्स बंद थे, बाहर का जो चार्ज था वो पॉजिटिव कम था बट अंदर वाला जो नेगेटिव चार्ज था अधिक था। इसके बाद हम इसकी सेकेंड स्टेज देखते हैं, एक्शन। मतलब कोई मतलब हमें स्टिमुलेशन मिला है, टच करने पे कुछ भी हमने फील किया है तो वापस फटाफट एक्शन करता है, तो ये होती है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इनमें क्या होता है, जो सेंसिटिव Na+ चैनल्स होते हैं यहाँ पे लगे हुए होते हैं, ये इनको कहते हैं मैकेनो सोडियम गेट्स, जो क्या करते हैं टच होने पे ओपन हो जाते हैं। जब हम इन्हें टच करते हैं ये ओपन होते हैं, तो जो बाहर के सोडियम से अंदर आने लग जाते हैं, और जब ये अंदर आने लग जाते हैं जो इनकी मेम्ब्रेन होती है डीपोलराइज्ड होने लग जाती है। जब ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होने लगती है तो जो इनका हम विभवांतर जब चेक करते हैं ये फटाफट डीपोलराइज होगी, क्योंकि ये गेट ओपन हो गए तो जो सोडियम्स थे बहुत फास्ट से अंदर आने लग जाते हैं। पहले में जब हम देखते हैं तो फर्स्ट स्टेज में तो कुछ इस तरह से होगा, ये होता है पोलराइज। फिर जब हम सेकेंड स्टेज देखते हैं तो इसमें क्या होगा, चैनल्स ओपन हो गए तो सोडियम के जो आयंस थे बहुत जल्दी जल्दी अंदर आने लग गए, और जो नेगेटिव चार्ज था बाहर जाने लग गया, तो बाहर की तरफ नेगेटिव आ जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाते हैं। ये होता है इस टाइम जो पोलराइजेशन होता है उससे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। मतलब चार्ज जो पहले थे उससे विपरीत हो गए, ऊपर बाहर की तरफ नेगेटिव आ गए, अंदर की तरफ पॉजिटिव आ गए। अब इसमें जो ये होता है ये किस वजह से होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं वो क्या करते हैं 3 सोडियम आयंस को अंदर लेके आएंगे और 2 पोटेशियम आयन को बाहर लेके जाते हैं, मतलब 3:2 में चलता है। अगर 3 अंदर आ रहे हैं तो 2 बाहर जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो इनके जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उनको बैलेंस किए हुए ये चलते हैं। इनमें जो एटीपी होते हैं, क्योंकि ये जब इतना वर्क कर रहा है तो इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एटीपी के अणु होते हैं वो ऊर्जा का कार्य करते हैं। अब इनमें जो ये ऊर्जा का जो वाहक होता है कौन सा होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीज, जो मैंने सबसे पहले बताया था कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीज। अब इनमें क्या होता है कि 2 तरह के अणु मिलते हैं, जो ये एटीपीज बन रहे हैं प्रोटीन्स, इनमें 2 तरह के अणु बनेंगे। जो बड़ा होगा ग्लोबुलिन का, और जो छोटा जो ग्लोबुलिन का होगा उसमें क्या होगा सोडियम पोटेशियम और एटीपी से मिलकर बंधा हुआ होता है, और जो छोटा अणु होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन का होता है, जो केवल हेल्प करने का मतलब साथ में सिर्फ हेल्प करने का कार्य करता है। अब इससे आगे जब हम देखते हैं जस्ट लाइक हम ग्राफ से देख लेते हैं, ये एक हमने ग्राफ बनाया। सबसे माइनस से स्टार्ट करते हैं 70, देन -50, -30, -10, यहाँ पे बीच का पॉइंट 0 हो गया, ये प्लस में 10 और ये प्लस में 30। इनकी जो यूनिट होती है मेगावोल्ट सारी के सारी। अब इनमें क्या होता है कि सबसे फर्स्ट ये होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ की जो कंडीशन होती है वो रेस्टिंग स्टेज होती है, बिल्कुल रेस्ट में होता है, तो ये होता है पोलराइज्ड। जब यहाँ पर जो सोडियम गेट थे वो ओपन हो गए, जब वो सोडियम गेट ओपन हुए तो ये बहुत जल्दी से एक्शन करता है, बहुत फटाफट एक्शन करता है और ये यहाँ तक पहुँचता है। ये होगा इसका डीपोलराइजेशन, बहुत फास्टली ये डीपोलराइजेशन करता है। डीपोलराइजेशन को हम क्या कहते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब ये बहुत फटाफट एक्शन ले रहा है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये हो गया, पहले तो था रेस्टिंग फेज और फिर हो गया एक्शन हो गया, तो ये फटाफट डीपोलर ये टिप तक जाता है। यहाँ जो टिप होता है वो होता है एक्शन पोटेंशियल का पीक।
एक्शन पोटेंशियल पीक। जब यहाँ पे आ रहा है जो ये डीपोलराइज हो रहा है, इसके बाद क्या होता है, फिर से ये रेस्टिंग स्टेज में जब ये प्रोसेस चलती है तो इनमें जो सोडियम आयंस होते हैं वो फटाफट अंदर आने लगते हैं। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि जो सोडियम के आयंस है वो अंदर आ रहे हैं, तब ये डीपोलराइजेशन हो रहा है। देन जब ये पीक तक पहुंच जाता है तो फिर से ये रीपोलराइज होता है, मतलब ऐसे होता है, नीचे करो, इसे कहते हैं हम रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के टाइम क्या होगा, जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो बाहर निकलते हैं। वहाँ तो जो सोडियम के आयंस थे इन हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं डीपोलराइजेशन के। और रीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो पोटेशियम के आयंस होते हैं बाहर निकलने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब बहुत अगर नॉर्मली निकल रहा है तो यहाँ तक आएगा, बट कभी क्या होता है ये बहुत मतलब फास्टली निकल रहा है तो थोड़े से ज़्यादा निकल जाते हैं। और जब ये पोटेशियम के आयन कुछ ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बन जाते हैं, जिसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये हाइपर पोलराइज्ड हो गया और उसके बाद ये फिर से अपनी रेस्टिंग स्टेज में आता है लास्ट, जो फिर से पोलराइज्ड हो जाती है। जो यहाँ पे एक्शन पीक से वापस रीपोलराइज हो रहा है, मतलब डीपोलराइजेशन की प्रोसेस के बाद जो रीपोलराइजेशन की प्रोसेस है, ये जो पीरियड चलता है इसे हम कहते हैं, इस वाले पीरियड्स को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड या रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड, ये वाला जो पीरियड चल रहा है यहाँ से यहाँ तक वापस आने वाला, इसे कहते हैं हम रिकवरी पीरियड। इनमें क्या होता है कि जो आगे बताते हैं, इनमें कुछ थ्रेशोल्ड होता है, जो -50 MV का जो हम ग्राफ बनाते हैं, जहाँ -50 MV आता है, मतलब यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड का मेन यही होता है कि एक हद तक, मतलब एक लिमिट तक हो। अब ये लिमिट में सबसे जो नीचे -70 मैंने बताया था, यहाँ का जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। फिर यहाँ पे एक ये थ्रेशोल्ड आ जाता है, मतलब एक हद आ जाती है, इसके बाद से ये डीपोलराइज होना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें जब गेट का हम देखते हैं, नॉर्मली हम समझे ये एक चैनल लगा हुआ था जिसे हम कहते हैं मैकेनो सोडियम गेट। मैकेनो सोडियम गेट। ये कब होता है, जब हम डीपोलराइजेशन करते हैं तब का। इसमें जो वोल्टेज सोडियम गेट्स होते हैं वो ओपन होते हैं और ये सोडियम आयंस बहुत जल्दी अंदर की तरफ आने लग जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, अंदर की तरफ प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाता है और बाहर वाला नेगेटिव चार्ज हो गया। जब ये अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तभी डीपोलराइज होगा। डीपोलराइज होने के बाद क्या होता है, जो है ना, अगर इसका सेकेंड स्टेप देखें, इसके बाद डीपोलराइज हो गया, इसके बाद का तो जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे एक गेट लगा हुआ होता है जिसे कहते हैं वोल्टेज पोटेशियम गेट। ये ओपन हो जाएगा। जब वोल्टेज पोटेशियम गेट ओपन हो जाता है तो क्या होता है कि इनमें जो पोटेशियम के आयंस होते हैं बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं बहुत जल्दी। जब पोटेशियम के आयन बाहर निकले तो ये फिर से रीपोलराइज होगा तो वापस फिर से अपनी रेस्टिंग फेज में आ जाएगा, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे ख़त्म हो जाता है वापस। तो ये जो ग्राफ चल रहा है ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसे कहते हैं नैरो इम्पल्सेस। जो कि हमारे शरीर को जो इम्पल्सेस मिल रही है वो कैसे मिल रही है, नॉर्मली हम समझते हैं कि हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, टच करते ही हमारी जो नर्व्स होती है उनसे हमारे ब्रेन तक इम्पल्स आते हैं
कि हाँ ये चीज़ गर्म है, यहाँ से हमको हाथ या फिर हटा लेना चाहिए, क्या करना है, जो भी एक्शन हमें करना है वो हमें हमारी नर्व्स के थ्रू ही मिलता है कि किस टाइम हमें क्या एक्शन लेना है। नॉर्मल वे में अगर हम बताएं कि नर्व इम्पल्सेस है क्या, तो हम इसमें बताते हैं सिर्फ दो ही फेज़ आएगी। पहली रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग, और दूसरी एक्शन। जो रेस्टिंग फेज है सिर्फ एक नॉर्मल डायग्राम से बताती हूँ। ये थी इसकी रेस्टिंग फेज, जहाँ पे प्लस चार्ज बाहर की तरफ कम थे और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा थे। किस वजह से? इनमें जो सोडियम पोटेशियम एटीपीज प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से अंदर की तरफ ज़्यादा थे। जो ये कंडीशन थी ये थी पोलराइज। यहाँ बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में कुछ भी नहीं हो रहा। इसके बाद क्या होता है, जो इनके चैनल्स होते हैं, जहाँ पे मैंने बताया था मैकेनो सोडियम गेट्स होते हैं, वो ओपन होते हैं। तो हम इसकी सेकेंड फेज देखते हैं, जहाँ पे कि ये एक्टिव हो जाता है एक्शन लेने के लिए। इस टाइम क्या होता है, यहाँ मान लो ये गेट लगा हुआ है, इन गेट से होके क्या करेंगे, सोडियम आयंस अंदर आने लगते हैं, Na+ आयन अंदर आने लगते हैं। जब ये अंदर आएंगे, गेट ओपन हो गया, वो भी किस वजह से, हम किसी चीज़ को, मान लो हम टच को ही अपना लेके चलते हैं, टच किया, टच करने से गेट को एक मतलब स्टिमुलेशन मिला, एक इन्फॉर्मेशन मिली है, उससे क्या हो गया, ये गेट ओपन हो जाता है। जब ये गेट ओपन हो जाता है तो इनमें सोडियम आयंस अंदर आने लग जाते हैं, और ये सोडियम आयंस बहुत फास्टली अंदर आते हैं। सबसे फर्स्ट में जब हम इनका विभवांतर देखते हैं तो -70 मेगावोल्ट होता है, बट जब इन्हें स्टिमुलेशन मिलता है, गेट ओपन, चैनल्स ओपन हो गए, तब ये बहुत फास्टली डीपोलराइज होता है। और जब ये बहुत फास्टली डीपोलराइज होता है तो ये कहाँ तक पहुँच जाता है, +30 तक। यहाँ तक पहुँच गया, मतलब नेगेटिव था पहले, फिर पॉजिटिव आ गया। अंदर पहले नेगेटिव, यहाँ पे अंदर की तरफ पॉजिटिव आ जाते हैं, और जो नेगेटिव्स होते हैं बाहर की तरफ से चले जाते हैं। जब ये डीपोलराइज हो रहा है उस टाइम क्या होता है, कौन सा मतलब पोटेंशियल काम करेगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल वर्क करेगा। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद क्या होगा, फिर से इन्हें रेस्टिंग मतलब रीपोलराइजेशन होता है। एक बार कर्व ऊपर गया, एक टिप तक पहुंच गया, इस टिप के बाद इसे वापस आगे चलना होता है। आगे चलने के लिए क्या करेगा, वापस रीपोलराइज होगा। जब ये रीपोलराइज होगा तब क्या होगा, इसमें जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं, K+ चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और जो अंदर के पोटेशियम्स होते हैं फटाफट बाहर आने लग जाते हैं। और जब ये बाहर आने लगते हैं तो ये रीपोलराइज होता है, अचानक से नीचे आने लग जाता है। जब ये रीपोलराइज हो रहा है तो जो इनका वापस विभवांतर हम चेक करते हैं तो ये नॉर्मली -70 तक आके रुक जाता है। ये तो हो गया रीपोलराइज। इन केस कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं पोटेशियम के आयंस, तो क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल जाते हैं। अगर ये इन केस ज़्यादा बाहर निकल जा रहे हैं तब क्या होता है, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा, मतलब जो एक लिमिट थी उससे ज़्यादा बाहर निकल गया, तो ये हाइपर पोलराइज्ड हो गया। हाइपर पोलराइज्ड में क्या होगा कि जो सोडियम्स के आयंस बाहर गए तो ये कर्व भी होगा, जैसे कि हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें -70 में, तो उससे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। यहाँ पे यह हाइपर पोलराइज्ड हो गया। उसके बाद फिर से ये होगा पोलराइज। सबसे लास्ट पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड में लिखेंगे रेस्टिंग, एक साइड में लिखेंगे एक्शन, और फिर से रेस्टिंग। रेस्टिंग फेज हुई, आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज कम थे, इनर साइड में नेगेटिव चार्ज अधिक थे। जब एक्शन हुआ तो जो आउटर साइड में नेगेटिव चार्ज चले गए और
इनर साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गए, फिर से वापस रेस्टिंग में आएगा तो आउटर साइड में पॉजिटिव आ जाएंगे जो कि कम होते हैं, और इनर साइड में नेगेटिव आ जाएंगे जो कि अधिक होते हैं। ये तो इनका चार्ज हो गया। फिर हम देखते हैं ये होता है पोलराइज्ड, ये डीपोलराइज्ड, और ये रीपोलराइज्ड। इसका जब हम पोटेंशियल देखते हैं ये होता है -70 +30 तक जाता है, फिर वापस -70 तक आ जाता है। अब इनमें गेट कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट में जो यहाँ पर होता है इनमें क्या होते हैं, सोडियम गेट्स होते हैं, Na+ चैनल्स जो कि क्लोज होते हैं। क्लोज होने के कारण ही इनके आयंस जो है अंदर बाहर नहीं आ जा सकते। फिर क्या होता है, यहाँ पे मैकेनो Na+ चैनल्स होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं। इनके ओपन होने से क्या होगा, Na जो प्लस है वो अंदर की तरफ आने लग जाता है। एंड उसके बाद रीपोलराइजेशन में क्या होगा, पोटेशियम गेट्स होंगे या चैनल्स होंगे। इनसे क्या होगा, जो पोटेशियम है बहुत फास्टली बाहर की तरफ चला जाता है। तो हम इस तरह से इसे लिख कर भी समझ सकते हैं कि रेस्टिंग फेज में क्या होता है, एक्शन फेज में क्या होता है, रेस्टिंग फेज वापस जब आती है तब क्या होता है। यहाँ होता है आपका नर्व इम्पल्स कंप्लीट। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो इनमें जो स्टिमुलेशन होता है क्या किस तरह से होता है, जो इनको उद्दीपन मिलता है कि कब इनको क्या करना है वो किस तरह से होता है, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज तक के लिए इतना ही था। सारे चैनल्स आ गए और जो भी फेज थी वो सारी इम्पल्सेस में बता दी गई है। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।